अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं, दो बड़ी आज की डेवलपमेंट हैं जिनके ऊपर तज्जिया बड़ा लाजमी है, उसका बैकग्राउंड जानना और इनके आगे आने वाले दिनों में हमारी सियासत के ऊपर और रियासती मामलात के ऊपर क्या असरात होने हैं उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक खबर जिस तरह मैं पिछले वीलॉग में बात कर चुका हूँ, वो नए DGISI की अपॉइंटमेंट है। जी जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो नए DGISI अपॉइंट हुए हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, इनका प्रोफाइल क्या है और ये अपॉइंटमेंट कैसे हुई, और नाम भी चल रहे थे, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है और हमारे पास क्या स्टोरी है। लेकिन जब हम ये तैयारी कर रहे थे ये वीलॉग बनाने की, तो उस वक्त एक नई खबर आ गई। पाकिस्तान आपको पता है खबरों का गढ़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक खासा मसरूफ दिन गुजरा और काजी फैज ईसा जो हैं वो दिन दुगनी और रात चुगनी एक्सटेंशन हासिल करने के लिए सुबह शाम मसरूफ़ अमल हैं। उनकी मावनत के लिए GHQ की जैक ब्रांच, लॉ मिनिस्ट्री, AG ऑफिस, पाकिस्तान की कैबिनेट, वज़ीर आज़म और हुकूमती जो नुमाइंदगी है सेनेट में और नेशनल असम्बली, वो सब मौजूद है। तो उस सिलसिले में कुछ नई डेवलपमेंट हैं जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है और उनके ऊपर तजिया करना ज़रूरी है। आज के दिन का कारनामा काजी फैज ईसा साहब का ये है कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, और ये वो कमेटी है जो ऑर्डिनेंस के तहत तब्दील करके बनाई गई। पहली जो कमेटी थी जिसने बेंचेस बनाने थे और जिसने केसेस की फिक्सेशन करनी थी, उसमें चीफ जस्टिस और 2 मेंबर्स उसके होते हैं, सीनियर प्यूनी जज और उसके बाद सीनियर मोस्ट जज। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी थी। जस्टिस मुनीब को रास्ते से हटाने के लिए जो अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट के तहत इख्तियार दे दिया गया चीफ जस्टिस को कि तीसरा वो अपना मर्जी का अपनी धड़े का कोई बंदा लगा लें, तो उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन का इंतखाब किया। और उस कमेटी की आज मीटिंग थी। जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में जस्टिस मंशूर अली शाह साहब जो हैं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, वो शिरकत किए बगैर चले गए। और जो इतलात हैं उनके मुताबिक इस मीटिंग में सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और उनके हमनवा जस्टिस अमीनुद्दीन ने शिरकत की। यानी कि आज वो कवाली गाई गई जिसमें मेन कवाल और उसके पीछे ताली बजाने वाले थे, कोई सवाल करने वाला वहाँ मौजूद नहीं था। अब आई डोंट नो इसका कोरम क्या है, क्या 3 लोगों की कमेटी के अंदर 2 लोग बैठकर फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन 2 लोगों ने कुछ फैसले भी किए हैं जो आपसे शेयर करते हैं। लेकिन दूसरी जो ब्रेकिंग खबर है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है वो और उसकी बाद जो बनाए जाने वाली कमेटी और नॉमिनेशन के ऊपर सीरियस सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कमेटी को 3 सफ़ात पर मबनी मुश्तमिल 8 पैराग्राफ का ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने इस पूरे प्रोसेस की जो वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, उसके ऊपर अहम सवाल उठाए हैं। अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कि इनकी इस चिट्ठी के बाद आगे मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है अदालत में या पब्लिक के सामने तो चीज़ें तभी आएंगी जब ये चीज़ अदालत में आएगी, या अगर कोई इस अमेंडमेंट को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये फिक्स होती है। मसला ये है कि इसको इजलास में इसको किसी भी बेंच के सामने फिक्स करने की जिम्मेदारी इस कानून के तहत इस कमेटी की है, और उस कमेटी में आप जानते हैं कि मैं तो मेरा दिलबर जानी यानी कि काजी फैज ईसा और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये जो अब सारा तरद्दुद किया गया और ये जो मज़ीद कालक जो है काजी फैज ईसा साहब ने अपने मुंह पर मली, उसकी असल वजह क्या है या उसका एक्चुअली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अचीव क्या करना है, और वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन मिलेगी उसकी कीमत है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो वाली जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दोनों का खात्मा हो जाएगा। अब काजी साहब को इससे कोई गर्ज नहीं है, उनको तो अपनी 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए। उसके लिए उन्होंने पहले कुछ एडहॉक जजेस को शामिल किया, जिसके लिए उन्होंने लॉजिक ये इस्तेमाल की कि ये सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में नहीं बैठेंगे, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा, उन्होंने इस हुकूमत ने जो ये अमेंडमेंट लाए, उस अमेंडमेंट की बदौलत अब काजी फैज ईसा साहब मुतलक अनानियत हासिल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात में। तो लिहाजा आज ज़बरदस्ती इस कमेटी का इजलास 2 रुकनों के ऊपर हुआ, और उसमें मैं और मेरे दिलबर जानी ने मिलकर जो है कौन सा केस फिक्स किया। इसमें देयर इज़ नो प्राइस फॉर गेसिंग इट, बिकॉज हर कोई समझ सकता है कि उन्होंने आज जो
63A यानी कि डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर और उसके इम्पैक्ट के ऊपर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था, जिसने, मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज कर दूं, ये करार दिया था कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, अपनी पार्टी की उस हदायत के बरखिलाफ वो वोट देगा, तो उसका वोट फिर काउंट नहीं होगा। ये 3-2 का फैसला था। इसका रिव्यू पेंडिंग था। अब उस पेंडिंग रिव्यू में जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपने ही माजी के किए हुए एक कमेटी की सतह के ऊपर फैसले में कि इस बेंच में कौन कौन लोग होंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त जाती मफाद हासिल करना है, उसको हासिल करने के लिए जो बेंच बनाया, आज जस्टिस काजी फैज ईसा और उनके हमनवा जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस कमेटी में जो एक अहम रुकन है, सीनियर प्यूनी जज हैं मंसूर अली शाह, और ना सिर्फ उन्होंने इस कमेटी में शिरकत नहीं की बल्कि इस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी भी कमेटी को लिख दी। लेकिन कमेटी ने उस बात को इग्नोर करते हुए 63A का बेंच तश्कील दे दिया। और अब जरा उस बेंच की फॉर्मेशन गौर कर लीजिए कि उस बेंच में कौन कौन होगा। इस बेंच में जनाब सबसे पहले काजी फैज ईसा खुद होंगे, क्योंकि जो इस बेंच ने बच्चा देना है, जो अंडा देना है, उसमें से बच्चा जो निकलना है वह है काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन। तो एक साहब तो वो खुद होंगे। दूसरा, मजबूरी थी कि मेन जजमेंट के अंदर से जस्टिस मुनीब, एक जज को लेना था, तो जस्टिस मुनीब अख्तर को इसमें ले लिया गया। 2 जज हो गए। अब अगले जो 3 जज हैं वो फिर मजीद दिलबर जानी यानी कि अपने हमनवा जजेस हैं। उनमें कौन कौन साहब हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं। काजी फैज ईसा जो है आजकल जो है उनके हल्क से नवाला नहीं उतरता जब तक जस्टिस अमीनुद्दीन उनके साथ बिल्कुल लेफ्ट राइट पे खड़े ना हों, क्योंकि उनके बगैर वो इस वक्त उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजी है वो चल नहीं रही और एक्सटेंशन भी खतरे में है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग 5वां रुकन इसके अंदर डाला गया वो जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब को डाला गया। ये वो जज हैं जिनको कुछ अरसा कबल, कुछ हफ्ते कबल एडहाक जज के तौर पर लाया गया और शरीक किया गया। उस वक्त ये कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ वो क्रिमिनल और वो जो अपीलें हैं सिविल की वो सुनेंगे ताकि पेंडेंसी ख़त्म हो सके। आज उनकी अपॉइंटमेंट का अक्सर मकसद आपके सामने आ गया है और वो अब इस बेंच का हिस्सा है। अच्छा, अब ये तो हो गया मामला, इन्होंने ये बेंच की तश्कील दे दी 30 सितंबर को, यानी कि आज 23 तारीख है, 7 दिन बाद इसको मुकर्रर कर दिया गया है। और उस 7 दिन के बाद जब ये केस होगा, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि 30 से लेकर 15 तक का वो टारगेट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने का। अगर इसको कोई रोक नहीं सकता, ये जो बेंच बनाया गया है, तो इस बेंच का फैसला आज सुन लीजिए, अपने पास महफूज कर लीजिए। एग्जैक्टली यही फैसला आएगा कि वो जो जजमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। शायद कोई रिटन जजमेंट भी ना भी फिलहाल दी जाए, शॉर्ट ऑर्डर देकर ये करार दे देंगे एक आधी पिटीशन या हेयरिंग के, एक आधी हेयरिंग या 2 हेयरिंग्स के बाद वो ये करार दे देंगे कि जनाब ये जो डिफेक्शन की क्लॉज का जो इम्पैक्ट है ये हमारा अदालत का काम नहीं है, ये आइन के अंदर लिखा जाए वगैरह वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि वो जो अमेंडेड जो भी ड्राफ्ट आया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जिसके अंदर यही ख्वाहिश पनहा थी कि फ्लोर क्रॉसिंग वाले की मेंबरशिप तो कैंसिल हो जाएगी लेकिन उसकी वोट काउंट होगी। फिर उसके बाद होगा क्या कि फिर आप देखेंगे कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की बारी आएगी, उनको उठाया जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा कि लोगों की बेटियां और बीवियां अगवा कर ली गई वोट लेने के लिए, इसी तरह से दोबारा से वो अमल दोहराया जाएगा, उनसे ज़बरदस्ती वोट डलवाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, जो इनका फ़िलहाल मंसूबा है। तो ये इस वक्त वारदात डाल रहे हैं जनाब काजी फैज ईसा साहब, और उनकी हमनवाई जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत और अमेंडमेंट के तहत बनने वाले जो मेंबर हैं नए इस कमेटी के, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, वो भरपूर कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि बेंच के वो हिस्सा तो हैं, वो 2 दिन बैठते हैं, नहीं बैठते, बेंच से अलग हो जाते हैं, तो फिर ये कमेटी नया बेंच बना देगी। बहरकाफ ये अभी ये गंद मजीद फैलेगा और ये मजीद अयां होगा कि काजी फैज ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट है। तो ये एक अपडेट आपसे शेयर करनी बड़ी लाजमी थी। अब वापस आते हैं जनाब ISI के नए DG की अपॉइंटमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग और जो दिलचस्प खबर ये है इस पूरे सिलसिले के अंदर कि ये खबर तो कुछ दिनों से गर्दिश में थी, मैं भी आपसे शेयर कर चुका था कि हमारी इतलात के मुताबिक नदीम अंजुम को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी,
क्योंकि अगर नदीम अंजुम की एक्सटेंशन होती है मज़ीद तो फिर अगले साल आर्मी चीफ की अपनी एक्सटेंशन खटाई में पड़ जाती है, क्योंकि नदीम अंजुम साहब ने अपनी जो पींगें थी वो सियासी जमातों के सरबराहों के साथ कुछ और तरह से बढ़ाई हुई थी। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो DGI खुद रह चुके हैं और वो ये जानते हैं और ये समझते हैं कि ये जो इदारा है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का, वो सियासत के अंदर अपना किस हद तक असर और रसूख रखता है और किस तरह से कुछ जगहों पे और कुछ लम्हों में वो अपना एजेंडा भी सेट करता है। लिहाजा ये बात मेरी जहन में तो बड़े अयां थी कि किसी सूरत इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी जो नदीम अंजुम साहब है। अब नया DGI कौन किसने बनना था, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। वैसे इतलात थी कि नदीम अंजुम साहब की एक्सटेंशन की ख्वाहिश जो थी, जो वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ शायद दोनों की थी, लेकिन इसी शायद, और मेरा ये ख्याल है कि वो ख्वाहिश भी एक वजह बनी इनको एक्सटेंशन ना मिलने की। लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ते हुए जो नया DGI था उसकी तैनाती में ज़ाहिरी बात है जो आर्मी चीफ है उसको एक एब्सोल्यूट लॉयलिस्ट अपने साथ का बंदा चाहिए था जिस पे वो ट्रस्ट करते। जनरल आसिम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट उनको हासिल है जनरल आसिम मुनीर का। उसकी एक निशानी आप ये दे सकते हैं कि उनको AG की बहुत एक अहम पोस्ट दी गई थी, क्योंकि एडजुटेंट जनरल जो है ना सिर्फ वो ये फ़ौज के कारोबार के और वेलफेयर के सारे मामला देखता है, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम जो उसका काम है वो फ़ौज के डिसिप्लिन के मामला को देखना है। और एक बहुत अहम काम जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर फ़ौज के अंदर कर रहे हैं वो अपने सारी बातें जो अपने लॉयलिस्ट को प्रोटेक्ट करना और उनको क्वेश्चन करने वालों का कला कमा किया जा रहा है। तो जनरल आसिम मलिक के बतौर AG के दौर में कुछ कोर्ट मार्शल्स हुए, कुछ इस्तीफे हुए और कुछ कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं, जिसमें सबसे अहम कोर्ट मार्शल जो है वो जनरल फैज़ का है। और उनकी जाहिर बात है गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट मार्शल तक का मरहला और इस वक्त कोर्ट मार्शल की जो सारी कार्रवाई है वो जनरल आसिम मलिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बतौर एडजुटेंट जनरल के। तो इससे आप अखज़ कर सकते हैं कि इनकी जो ट्रस्ट लेवल या जो कुर्बत है आर्मी चीफ के साथ वो किस हद तक है। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी दिलचस्प खबर है इस अपॉइंटमेंट को लेकर वो है कि ये वाली अनाउंसमेंट PM ऑफिस की तरफ से नहीं हुई, ये किसी सियासी दफ्तर की जानिब से ये अनाउंसमेंट नहीं हुई और ये अनाउंसमेंट ISPR की जानिब से की गई है और फौजी हलकों से ये खबर दी गई है, रिलीज़ की गई है और मीडिया पे चलवाई गई है। यहाँ मुझे ये वाली जो अपॉइंटमेंट का अंदाज है ये याद दिलाता है जिस तरह से जनरल नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट हुई थी। जब जनरल नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट हुई उस दिन जाहिर बात है आपको याद होगा कि उस वक्त ये बड़ा बैकलॉग चल रहा था, बैक एंड फोर्थ चल रहा था जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के माबैन। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि जनरल फैज़ DGI के ओहदे से फ़िलहाल किसी और जगह पर जाएं, वो उनकी कॉन्टीन्यूटी तकरीबन 3-4 माह अगले वो चाहते थे कि जनवरी फरवरी तक या एटलीस्ट मार्च तक वो कहते थे मैक्सिमम कि उनको DGI रखा जाए। जनरल बाजवा का ये कहना था कि उनको हटाना है क्योंकि वो आगे चीफ की दौड़ में शामिल होंगे वगैरह वगैरह। जिस रोज़ आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये जुमे का रोज़ था और मैं भी उस दिन PM ऑफिस में मौजूद था, PM हाउस में मौजूद था और जनरल बाजवा साहब तशरीफ़ लाए और उस दिन उनकी बड़ी एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ जो 1-on-1 मीटिंग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ें हम बाहर सुनते रहे। वहाँ बड़ी गर्मी सर्दी हुई, काफ़ी तल्ख बातें भी हुई। उसके बाद जनरल बाजवा बाहर आए और कॉरिडोर में जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे उस वक़्त कह लीजिए या उससे 1 मिनट के अंदर अंदर नए DGI की अपॉइंटमेंट का ऐलान भी हो गया और जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र का भी ऐलान हो गया था, आई थिंक बतौर पेशावर के कोर कमांडर के। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त तक ना ही समरी पे दस्तखत किए थे ना ही उन्होंने ये एग्री किया था, लेकिन ये ऐलान आर्मी चीफ की जानिब से ISPR ने कर दिया। जब ऐलान हो गया तो वहाँ पे एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया बिकॉज उस वक्त इमरान खान साहब भी गुस्से में थे और वो उसके बाद वो PM हाउस से उनका वो हेली जो है वो रवाना हुआ और वो बनीगाला चले गए। उसके बाद अगले कोई 72 घंटे बड़े अहम भी गुजरे और बड़े वो कहते हैं ना ख़तरनाक भी गुजरे, क्योंकि उस वक्त काबीना के सीनियर तरीन जो
रुकन थे, उनमें से कुछ वो जिनके बारे में बाजवा साहब का रिसेंट रेवलेशन आया है कि उनके पास उनकी वीडियोस भी हैं। खैर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा जो है फायर फाइटिंग की कोशिश करते रहे और खान साहब की मिन्नत तरला कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक है, जो समरी आई हुई है उसको उस पर साइन कर दिया जाए। और इमरान खान साहब ने इस समरी के ऊपर 4 रोज़ बाद दस्तखत किए थे। शायद थे ये ट्यूसडे को शायद ये समरी इवेंचुअली साइन हुई थी और एक्चुअलाइज हुई थी लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जो काम होता है। खैर ये माजी की बात थी। फिर हमने देखा कि नदीम अंजुम ने क्या किरदार अदा किया, वो किसी बात के वक्त के लिए हम बहस रखेंगे कि नदीम अंजुम की लेगेसी क्या बनेगी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ सूरत हाल ऐसी लग रही है कि जो समरी आई हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हमारी इतला के मुताबिक उस समरी पे फिलहाल या तो दस्तखत नहीं हुए हैं या वो समरी आगे भेजी नहीं गई है। इंतज़ार था सिर्फ नदीम अंजुम साहब की साहबजादी की शादी का, वलीमे का, और जैसे ही वो हुआ ये अनाउंसमेंट ISPR की जानिब से करवा दी गई। नज़र ये आता है कि शायद कोई चॉइस के अंदर डिफरेंस थी। मेरी नून लीग के कुछ ज़राए से जो खबर मुझे कल रात तक वसूल हुई, वो नाम जो था वो जनरल शाहिद इम्तियाज़ का ले रहे थे कि शायद ही इज़ द फोररनर, जो कोर कमांडर 10 कोर थे। लेकिन दूसरी जो इतलात मुझे आ रही थी वो ये थी कि जनरल आसिम मलिक जो हैं वो पिछले कुछ रोज़ से ISI के दफ्तर में ब्रीफिंग भी ले रहे हैं और वहाँ पे जा भी रहे हैं, क्योंकि नदीम अंजुम तो काफ़ी अरसे से दफ्तर वैसे भी नहीं जा रहे थे। तो ये 2 मतजाद इतलाएँ थी। एक इतला की जो सोर्स थी वो फौजी हल्के थे, ISI के ज़राए थे जो कि आसिम मलिक का नाम ले रहे थे, और दूसरी जानिब जो हुकूमती ज़राए थे, नून लीग के ज़राए थे, वो शाहिद इम्तियाज़ का नाम ले रहे थे। वैसे शाहिद इम्तियाज़ के एक अजीज़ की बाबत मुझे मालूम हुआ कि 3-4 रोज़ कबल कुछ व्हाट्सएप भी इस किस्म का गर्दिश कर रहा था। तो उन अजीज़ ने जब जनरल शाहिद इम्तियाज़ से पूछा तो उनको इस बात का पता था कि शायद उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। उन्होंने ये अपने रिश्तेदार को बताया कि वो अपॉइंटमेंट मेरी नहीं हो रही। उसकी सबसे बड़ी शायद वजह उनका ये समझना था कि आज तक कोई कश्मीरी जो है वो DG ISI नहीं बना, या जो नॉन मेन आपका पंजाब और KP का एक ख़ास बेल्ट है उसके अलावा DG ISI बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर ये उनका अपना सोचना होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, बट वो एक मेन चीज़ नहीं है। तो ये इस तरह से ये जो अपॉइंटमेंट है ये भी शायद कुछ हमें ये पैगाम देती है। वैसे मैं देख रहा था कि सिरिल अलमेडा ने भी इस खबर को जो है वो ट्वीट किया है कि ये अनाउंसमेंट PMO की जानिब से नहीं ISPR की जानिब से आई है, और मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इस बात पे बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है ये बातें मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे तो करने की इजाज़त नहीं होगी, लिहाजा हम आपको अपने YouTube से ही बता रहे हैं। थोड़ा सा आपको तारीफ़ करा देते हैं जनरल आसिम मलिक का। एक तो हम आपको बता चुके हैं कि ये बड़े जनरल आसिम मुनीर के करीबी और ट्रस्टवर्दी लोगों में से इनका शुमार होता है। फ़ौज में ये जो इनका प्रोफेशनल करियर है उसमें ये NDU में भी रह चुके हैं, बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान दोनों जगहों पे ये कमांड कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। इनका फौजी बैकग्राउंड है, सरगोदा के इलाके से ताल्लुक़ है, और वालिद जो हैं वो 10 कोर के कोर कमांडर भी रह चुके हैं। इनके वालिद जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड GM मलिक हैं। वो इस वक्त एक कोई खैराती इदारा भी चलाते हैं। जो वालिद थे वो सैंडर्स ग्रेजुएट थे और सरगोदे के इलाके से इनका ताल्लुक़ है। जो जनरल आसिम हैं ये इतलात ये हैं कि ये शायद अमेरिकन ग्रेजुएट हैं US के एक कॉलेज से, जो इन्होंने कुछ वॉर कोर्सेज किए हुए हैं जो एज ए ब्रिगेडियर आप करते हैं। अब जनरल आसिम मलिक साहब कैसे DG साबित होंगे या नहीं होंगे, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, जब 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि एक चीज़ जो सबको समझने की और इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आज जनरल बाजवा की लेगेसी तकरीबन दी एंड हो गई और अब जनरल आसिम मुनीर का रूल शुरू हो गया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जनरल नदीम अंजुम जो थे ये अपॉइंटेड था जनरल बाजवा का। ठीक है कि वो उन्होंने कंटिन्यू किया जनरल आसिम मुनीर के दौर में, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट एज DG ISI जनरल आसिम मुनीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले हुई। तो लिहाजा जो भी एजेंडा था, जो भी मोड था ISI का, वो
जनरल बाजवा के टाइम का था। और जनरल नदीम अंजुम को अगर ये कहा जाए कि वो शायद वो डीजी थे कि जो जिन्होंने ये रोल अदा किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, तो रिश्ते में और वो इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें आईएसआई की मैं समझता हूँ कुछ अपने एजेंडे पे भी चल रही थी, और उसमें शायद वो 100% जनरल आसिम का जो था वो ट्रस्ट भी नहीं था। जो लेटली हमने देखा कि बहुत सारे मामलात वो एमआई से करवाते थे जो सियासी नौयत के होते थे। यूजली एमआई जो है वो सियासी नौयत के कामों में उस मुलव्वस नहीं होती, लेकिन अभी रिसेंटली बड़ी हैवीली मुलव्वस थी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह आईएसआई के ऊपर वो ट्रस्ट का फुकदान था आर्मी चीफ की जानिब से। अब सिचुएशन हमें शायद आने वाले दिनों में बदलती हुई नजर आए। अगली जो तब्दीली हमें आईएसआई की नज़र आएगी वो जो सबसे अहम पोस्ट होती है डीजीसी की, वो होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल फैसल नसीर जनरल आसिम मुनीर का ब्लू आइड नहीं है, लेकिन जो भी डीजीआई आता है वो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर अपना डीजीसी ज़रूर लेकर आता है। जनरल आसिम भी शायद लेके आएंगे, और वैसे भी फैसल नसीर को काफ़ी वक्त हो चुका है और उनके अपने प्रोफेशनल करियर के लिए शायद कहीं और पोस्टिंग इस वक्त मोस्ट रेलेवेंट होगी। सबसे बड़ा टास्क जनरल आसिम मलिक का जो इमीडिएट टेस्ट होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि आईएसआई जो कलीदी रोल अदा कर रही है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, देखना होगा कि क्या वो जो आसिम मलिक साहब को पहला टास्क मिलता है वो ये है या नहीं है, और अगर ये है तो वो अपना पहला टास्क कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये वो एक टेस्ट होगा जो इस वक्त सारी सियासी और अदालती आईनी सूरत हाल बनी हुई है मुल्क के अंदर, उसमें जनरल आसिम मलिक अपना क्या किरदार अदा करते हैं। नया आने वाला डीजी जो है वो 3-4 महीने या 2 महीने तो आप कह लें, उसके अभी अपने रंग जो हैं वो उतरना शुरू नहीं होते हैं, और वो पीछे वाले मामलात की एक कॉन्टीन्यूटी ही होती है। लेकिन ये एक ऐसा जंक्चर है इस वक्त जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और जुडिशल लैंडस्केप है, वहाँ लामहला इनको जो बाकी डीजीज को एक कंफर्ट हासिल होती है 3-6 महीनों वाली, वो इनको नहीं होगी। तो इनके सिग्नेचर हमें बहुत जल्द देखने में मिलेंगे। अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं ये नहीं कहता कि इनके आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किलात में इजाफा होगा या कमी होगी। ये कहना जो है वो शायद कबल अज़ वक्त होगा। हमें हालात ही बताएंगे, लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें साफ पता है और नज़र भी आ रही है कि इनकी भी जो पॉलिसी होगी वो जनरल आसिम मुनीर की ही पॉलिसी आगे परसू होगी। अब उसमें तब्दीली कितनी आती है ये सिर्फ हमें वक्त बता सकता है, लेकिन देखते हैं कि मज़ीद क्या बातें सामने आती हैं। ये अपॉइंटमेंट सर्टनली ये कहना चाहिए कि नॉर्मल सूरत हाल से नहीं हुई, नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, और थोड़ा सा हमें डिस्कम्फर्ट नज़र आया है बिटवीन पिंडी और इस्लामाबाद के। तो देखते हैं अब अगर आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद क्या आता है और इसके ऊपर मज़ीद क्या खबरें आती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।